रहमान रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू कर दिया था और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने आपको ये बताया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम पे टैक्स, और इनकम टैक्स में जो इनकम है वो कैलकुलेट होती है एज पर टैक्स लॉस। और ये जो इनकम कैलकुलेट होती है ये कितने पीरियड की होती है? सर जी ये जो इनकम कैलकुलेट होती है वो कौन से पीरियड की होती है? 1 साल की। नॉर्मली ये इनकम, ये जो 1 साल होता है, ये शुरू कब से होता है और खत्म कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। और इसको क्या कहते हैं? यानी 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। अलबत्ता टैक्स वाले कुछ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को इजाजत दे देते हैं कि आप हमें अपनी इनकम डिक्लेयर कर दें और वो अदर देन दिस 12 मंथ, यानी अदर देन ईयर एंडिंग 30 जून करें, वो इजाजत दे देते हैं। जब एफबीआर वाले इजाजत दे दें कि आप 30 जून पर खत्म होने के अलावा किसी और पीरियड की हवाले से इनकम हमें डिक्लेयर कर दें, यानी आप 12 माह का पीरियड जिसका ईयर एंड 30 जून के अलावा कुछ हो उस पीरियड की इनकम डिक्लेयर करें तो उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाता है। टैक्स वाले इसकी इजाजत दे देते हैं, जैसा कि शुगर मैन्युफैक्चर को उसने इजाजत दी है कि वो कब से कब तक कर ले, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। और बैंक वालों को कैलेंडर ईयर, इसको कैलेंडर ईयर भी कहते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अच्छा, अगर कोई बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाए या कोई बंदा स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाए, तो उस नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाते वक्त या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। चौथी बात यह है कि कोई नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल अपना टैक्स ईयर तब्दील करवाना चाहे तो वो किसको दरखास्त देगा? कमिश्नर क्या देखेगा? अगर कमिश्नर राजी हो जाए तो वो इजाजत दे देगा, लेकिन वो इजाजत देने के बाद भी उससे क्या कर सकता है? विथड्रॉ कर सकता है। और अगर कमिश्नर ने टैक्स ईयर को तब्दील करने की इजाजत ना दी तो बोर्ड के पास जाएगा टैक्स, फिर बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। डन हो गई ये बात भी। और आखिरी बात क्या कही थी? आखिरी बात ये कही थी कि डिनोट किससे करते हैं टैक्स ईयर को। और हमने कहा था कि भाई अगर तो नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उसे उसी से ही डिनोट कर देते हैं जब वो खत्म होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर जिस साल खत्म हुआ उसको उसी से ही डिनोट कर देंगे। और स्पेशल टैक्स ईयर को किससे डिनोट करेंगे? अंग्रेजी में लिखा हुआ था स्पेशल टैक्स ईयर जिस नॉर्मल, एक मिनट जी इनको गुजरने दें। टैक्स ईयर किताब में जुमला लिखा हुआ है स्पेशल टैक्स ईयर जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा, स्पेशल टैक्स ईयर जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा इसको उसी से ही डिनोट करेगा। और मैंने आपको इसका शॉर्टकट क्या बताया था? मैंने कहा भाई आप 3 स्टेप में इसको ब्रेक कर लो। सबसे पहले ईयर एंड की डेट देखो, उसके बाद ईयर एंड का मंथ देखो। अगर एक मंथ पहले 6 मंथ हो तो सेम टैक्स ईयर होगा, और अगर आखिरी 6 मंथ हो तो +1 कर दे। यार याद आ रहा है? ये बात आपके साथ हुई थी, ये सारी बातें मैंने आपके साथ कल के लेक्चर में की थी जो अभी मैंने 5 मिनट में रिवाइज कर दी। कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। जी सर। ट्रांजिशनल टैक्स या फिर टैक्स मतलब जितनी मंथ
ट्रांजिशन टैक्स ईयर एक प्रॉपर टैक्स ईयर समझा जाता है और उस पीरियड में कमाई की इनकम पे भी टैक्स लगता है। ठीक हो गया? नहीं सर, अब अगली बात करने लगा हूं आपके साथ, आज की ताजा खबर है। ठीक हो गया? वो सुन लें। सर जी इनकम क्या है? इनकम क्या है? इनकम क्या है सर? इनकम इंक्लूड्स हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है, वो इनकम है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इनकम को डिफाइन किया ना, हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है वो इनकम है। दूसरा, अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स, हर वो अमाउंट जिस पर टैक्स कटता है या कलेक्ट होता है वो इनकम है। रुक जाओ, डिडक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स को तवज्जो से पढ़ते हैं, काम की बात है और ये बात आपको सारी उम्र फायदा देगी, इस वजह से तवज्जो से सुने। व्हाट इज डिडक्शन ऑफ टैक्स? अली इमरान की सैलरी है 1 लाख रुपए, 10,000 SBI वाले जब अली इमरान को सैलरी देते हैं तो 10,000 रुपए का टैक्स काट के 90,000 रुपए मुझे देते हैं। इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। यानी जब मैंने पेमेंट वसूल करनी थी, पैसे वसूल करते वक्त मुझे टैक्स कट के मिले, इसे डिडक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। पैसे वसूल करते हुए टैक्स कट कर मिले, पैसे वसूल करते हुए टैक्स कट के मिले, तो इसे क्या कहते हैं? डिडक्शन ऑफ टैक्स। मुझे पूरा लाख मिलता ही नहीं है, मुझे 10,000 रुपए टैक्स कटने के बाद मिलता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। आ जाओ आगे। नहीं, एक एग्जांपल और ले लो, स्लाइड बनानी है इसकी। एक एग्जांपल और ले लो। इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन डेट, एग्जांपल नंबर 2, प्रॉफिट ऑन डेट। ये तो सैलरी थी ना, ये क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट की एग्जांपल है। आ जाओ यार, ये पकड़ लो आप। यार मेरी बात समझना ध्यान। प्रॉफिट ऑन डेट मैंने बैंक में जमा कराया हुआ था 1 करोड़ रुपया, उससे मुझे प्रॉफिट आता है 10 लाख रुपया। बैंक वाले मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया नहीं डालते, वो मेरे अकाउंट में क्या डालते हैं? 20% टैक्स काटने के बाद 8 लाख रुपए। 20% टैक्स काटने के बाद 8 लाख रुपया। ये जो 20% टैक्स काटा, इसको कहेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स। पैसे वसूल करते हुए टैक्स कट कर मिले तो इसे डिडक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। क्या ये पॉइंट पिक हुआ? यस और नो? जी सर। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सारी जिंदगी साथ चलनी है। यानी मैंने ये बात आज से 20 साल पहले पढ़ी थी, अगर मैं ना भी पढ़ा रहा हूं और मैं सीए का स्टूडेंट हूं या मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे कोई बंदा कहे टैक्स डिडक्ट हो गया और मुझे इस बात का नहीं पता, तो वो सामने वाले बंदे को यकीन हो जाएगा कि ये बंदा सीए नहीं है, क्योंकि अगर इसे ये बुनियादी बात नहीं पता तो ये फारग है। सर इसीलिए मैं आपको ये वाली बातें
ज्यादा ध्यान से पढ़ाता हूँ जो आपकी इज्जत के लिए बड़ी जरूरी है। और सर समझ रहे हैं सर ये क्या है, डिडक्शन ऑफ टैक्स। आ जाओ अगली बात करता हूं, कलेक्शन ऑफ टैक्स। व्हाट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स? सर जी अगर मैं जैज में लोड करवाऊं 100 रुपए का तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 70 रुपए की 85 या 86? जी सर 85 या 86 जी। अब जरा देखिएगा मेरा आपसे सवाल है, लेट से 85 है तो ये 15 रुपए किधर गए? आप इस बात को इस एंगल से समझो, यानी मैं 100 रुपए आपको दे रहा हूं और आप मुझे 85 रुपए की चीज दे रहे हो। तो यार ये बात समझ आ रही है? आप इसको इस एंगल से सोचते नहीं कि यार कैसी अंधेर नगरी है कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं और आप मेरे ही मोबाइल में लोड 85 कर रहे हो। 15 रुपए काटनी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। असल में जैज वाले आपसे 100 रुपए लेते हैं और 85 रुपीज का आपको बैलेंस देते हैं और 15 रुपए टैक्स के आपसे वसूल कर लेते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स क्या हुआ? पैसे अदा करते वक्त टैक्स को शामिल करके अदा किया जाए। पैसे अदा करते वक्त टैक्स को शामिल करके अदा किया जाए। तो इसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ टैक्स। और सर समझ आ रहा है? डिडक्शन वो है जब मुझे पैसे मिलने थे तो कट के मिले। कलेक्शन वो है जब मैंने 80 रुपए की चीज 85 की चीज खरीदी थी और 100 रुपए देके खरीदी। मैंने पैसे अदा करते वक्त टैक्स के पैसे भी शामिल करके अदा किए। जब मैं पैसे वसूल करने थे तो टैक्स कट के मिला, इसे डिडक्शन कहते हैं। जब मैंने पैसे अदा करने थे तो टैक्स शामिल करके अदा किए, इसे कलेक्शन कहते हैं। समझ गए? फर्क है दोनों में। सर जी बिजली का बिल, गौर करना, बिजली के बिल में भी टैक्स शामिल होता है। बिजली आपको उसने लिखा होता है कि यूनिट का खर्चा है लेट से 8,000 रुपए और बिजली का, और इस पे एडवांस टैक्स है 1,600 रुपए और आप 9600 का बिल पे करते हैं। तो टेक्निकली ये 1,600 रुपए टैक्स कलेक्ट कर लिया है वापडा ने आपसे। वापडा ने एफबीआर को ही जमा कराना होता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये भी क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्स है। आप बिल अदा कर रहे हैं, आप पैसे पे कर रहे हैं, पैसे पे करते वक्त टैक्स शामिल करके पे करना कलेक्शन ऑफ टैक्स है। पैसे रिसीव करते वक्त टैक्स कट के मिलना डिडक्शन ऑफ टैक्स। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? लो सर, ये कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स। टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एक्ट मैं आपको पढ़ा क्या रहा था? इनकम की डेफिनेशन। उसमें मैंने आपको क्या बता दिया? कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स के बारे में बता दिया और आपको यह बताया कि अमाउंट कलेक्ट हो या डिडक्ट हो, जिस पर ये अमाउंट, जिस पर टैक्स की अमाउंट कलेक्ट या डिडक्ट हो रही है वो इनकम है। किसके तहत? एफटीआर के तहत। एफटीआर क्या होता है? इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। एफटीआर कहते हैं
फाइनल टैक्स रिजीम ये क्या होती है, इसको इंशाल्लाह इसी वीक में या अगले वीक के शुरू में बता रहा हूँ। अभी इसको ये वाली बात कि एफटीआर क्या होती है इसको इग्नोर करें। दो बातें हो गई, वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है वो इनकम है, वो अमाउंट जिस पे टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट होना है वो इनकम है। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई? यस और नो? वो अमाउंट जिसको इनकम ट्रीट किया जाए वो इनकम है। सर जी ट्रीटेड एज इनकम, वो अमाउंट जिसको इनकम ट्रीट किया जाए वो इनकम। क्या मतलब? यानी एसबीआई वालों ने मुझे सैलरी देते, उसके साथ मुझे गाड़ी भी दी हुई है। ये जो गाड़ी एसबीआई वालों ने मुझे दी हुई है इसको क्या कहेंगे? ये जो गाड़ी एसबीआई वालों ने मुझे दी हुई है इसको क्या कहेंगे? सर ये टैक्स वाले कहते हैं ये भी इनकम है। पक्की पक्की नहीं दी, इस्तेमाल करने के लिए दी, ठीक है। अगर तो पक्की पक्की दे दी तो फिर तो वो भी खैर इनकम है, लेकिन ये गाड़ी का बेनिफिट मुझे मिल रहा है। टैक्स वाले इसको भी क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं। तो कुछ चीजें तो इनकम होती हैं, जो तनख्वाह मिली वो तो इनकम है, लेकिन ये जो गाड़ी का बेनिफिट है इसको इनकम ट्रीट किया जाता है, ये भी इनकम तस्वुर की जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं ट्रीटेड एज इनकम, इसको कहते हैं ट्रीटेड एज इनकम। तो भाई अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कोई इनकम है तो वो इनकम है। कोई इनकम जिसको इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा वो भी इनकम है, उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जाके आपको एक दो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल इसकी मिल जाएंगी, बल्कि आपको मैंने एक तो सिखा भी दी हुई है। सर जी आप मुझे बताएं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन की अदर देन बैंकिंग चैनल, तो इसे इनकम समझा जाएगा और इस पे टैक्स लगा देंगे, पढ़ाया था। ये जो ट्रांजैक्शन की अदर देन बैंकिंग चैनल, इसको इनकम समझा जाएगा और इस पे टैक्स लगा देंगे, चाहे वो इनकम ना भी हो तो ये ट्रीटेड एज इनकम है। और जो ट्रीटेड एज इनकम है उसको टैक्स वाले इनकम ट्रीट करते हैं, यानी उस पर टैक्स लगा देते हैं। और सर समझ आ रहा है? ओए हाँ ना करो यार। लो सर, ट्रीटेड एज इनकम मैंने आपको एग्जांपल दे दी। दूसरा क्या? लॉस ऑफ इनकम। लॉस ऑफ इनकम का मतलब है इनकम में कमी। अब वो लॉस ऑफ इनकम क्या है? मेरा एक दोस्त है, कहता है यार वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई ना, मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मैंने कहा क्या नुकसान हुआ है? कहते मैं, अच्छा जी, इसको कहते हैं ट्रीटेड एज इनकम। उसके बाद आ गया लॉस ऑफ इनकम। मैं आपको बताया था, मेरा दोस्त कहता है यार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मुझे बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या नुकसान हुआ है? कहता है यार वो पहले एक आइटम मुझे 50 की आती थी, मैं 90 की बेचता था। अब मुझे वो आइटम 60 की आ रही है और मैं 95 की बेच रहा हूं, तो मुझे 5 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा भाई इसको नुकसान नहीं कहते, इसको कहते नफे में कमी हो गई। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक होता है लॉस होना, 10 रुपए की चीज 5 की बेची है, इसको कहते हैं लॉस होना। 10 रुपए की चीज आप 15 की बेच रहे थे, अब आप 14 की बेच रहे हैं, तो ये इनकम का लॉस है, लॉस नहीं है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहां पर वो कह रहा है लॉस ऑन इनकम, इनकम का लॉस जो है इसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा? इनकम ट्रीट किया जाएगा। इनकम के लॉस को भी इनकम ट्रीट किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं ताकि आओ मेरे साथ एक बात समझो। जनाब प्रॉपर्टी का एक असूल है, प्रॉपर्टी के रेंट का असूल है एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर, वो हम इनकम के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मकान किराए पर दिया
वो मकान का किराया था, आप किराया आपका रिश्तेदार था, आप किराया वसूल कितना कर रहे थे? 80,000, जबकि उसका फेयर मार्केट रेंट कितना था? 1,00,000। टैक्स वाले कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं कि आपको एक्चुअल में इनकम 80,000 हो रही है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। आपने अपनी रिश्तेदारी निभाई है, हम क्या करें? हम तो कितनी अमाउंट पे टैक्स वसूल करेंगे? 1,00,000 रुपए पे। कैसे? 80,000 रुपए आपकी इनकम है, 80,000 रुपए आपकी इनकम है और 20,000 रुपए लॉस ऑफ इनकम है। तो लॉस ऑफ इनकम को भी टैक्स वाले क्या करते हैं? इनकम ट्रीट करते हैं, यानी पूरे 1,00,000 रुपए पर टैक्स लगेगा। ओ भाई, मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, इसको कहते हैं इनकम, इसको कहते हैं इनकम। चलूं आगे सर जी? सर, अब इनकम में 4 चीजें शामिल हो गई। पहली, वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है वो इनकम, वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स है वो इनकम है, वो अमाउंट जिस पे टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट होना है वो इनकम है, वो अमाउंट जिसको इनकम ट्रीट किया जाए वो इनकम है, और लॉस ऑफ इनकम जो है ये भी क्या कहलाती है? इनकम कहलाती है। इसे इनकम ट्रीट किया जाता है। सर जी जल्दी से 1 मिनट है, इसको रीड कर लें, फिर मैं आगे चलूंगा। ये वाली बात तो मैंने आपको बोर्ड पे पहले ही बता दी है। लो सर, आगे चलते हैं। और हमने इनकम को पढ़ लिया, तो अब आगे आ रहे हैं हम हेड्स ऑफ इनकम की तरफ। अगर हेड्स ऑफ इनकम की बात करूं तो कितने हेड्स हैं सर? सर 5 हेड्स ऑफ इनकम है भैया, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला सैलरी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा चैप्टर है पूरे पूरे, 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं। ये सारे हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं। सर ध्यान से बात सुनिएगा, कोई बंदा किसी हेड ऑफ इनकम के तहत जितने पैसे कमाता है माइनस उस हेड ऑफ इनकम के तहत जितने पैसे खर्च करता है, जो बकाया बच जाता है 1 साल के अंदर अंदर, उसे उस बंदे की इनकम समझा जाता है उस हेड ऑफ इनकम के अंडर। समझे? दोबारा सुनो। इनकम ऑफ अ पर्सन किसी हेड ऑफ इनकम के अंडर क्या होगी? टोटल ऑफ द अमाउंट डिराइव, जितने पैसे उसने कमाए उस टैक्स ईयर के अंदर, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स लगना था, माइनस एज रिड्यूस्ड बाय टोटल खर्चे जितने उसने किए उस हेड ऑफ इनकम के अंदर। यानी जितने पैसे डिराइव किए माइनस जितने पैसे खर्च किए, नेट उतने पैसे उसने कमाए, और वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखे जाएंगे, समझा जाएगा इस बंदे ने इस हेड ऑफ इनकम के तहत इतने पैसे कमाए। एग्जांपल लीजिए, तो फिर कुछ नहीं कमाया। असल में खर्च करने से मुराद बिजनेस का खर्चा है। आप लोग आए हो यहाँ पे, लेट से आप लोगों से फीस वसूल की है 5 मिलियन, और हमारा एसी का, टीचर का, टीए का, टेस्ट नोट्स का, टेस्ट का सारा खर्चा मिला के हुआ है 40 मिलियन। तो हमने कितने पैसे कमा लिए? 10 मिलियन। सिंपल। हमारा खर्चा हो गया है 5 मिलियन आपसे वसूल किया, हमारा खर्चा हो गया 6 मिलियन, तो क्या समझा जाएगा? 1 मिलियन का लॉस हो गया। सर समझ आ रहा है? तो भैया अब सुनो,
सेल थी 180 रुपए की, एक्सपेंस था 80 रुपए का, इनकम आ गई 100 रुपए, इनकम आ गई 100 रुपए। इसको क्या समझा जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस ओनर। इसको क्या समझा जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस ओनर। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब मैं जुमले को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो यार, क्योंकि ये लाइन लंबी है और मुझे अक्सर बच्चे अगले दिन पूछ रहे होते हैं कि सर इसका दोबारा बता दे। तो मैं चाहता हूं मैं आज इतना जोर से बताऊं कि कल की जरूरत ना पड़े। ठीक हो गया? आओ दोबारा। किसी हेड ऑफ इनकम में या इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के सामने जो अमाउंट लिखी होती है वो पता कैसे आती है? उस हेड ऑफ इनकम से कितने पैसे डिराइव किए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे खर्च किए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उस हेड ऑफ इनकम से कितने पैसे डिराइव किए माइनस उस हेड ऑफ इनकम से कितने पैसे खर्च किए। जो अमाउंट आएगी वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिख दी जाएगी फॉर दैट टैक्स ईयर। समझ गए? और यस और नो? ऐसा भी हो सकता है बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम से पैसे कमाए हैं 100 रुपए और खर्च किए हैं 120 रुपए, तो उल्टा इनकम की बजाय क्या आ गया? लॉस आ गया। तो समझा जाएगा 20 रुपए का लॉस सस्टेन किया। याद रखिएगा, इनकम अर्न की जाती है, लॉस सस्टेन किया जाता। सस्टेन कहते हैं बर्दाश्त करने को। और सर समझ आ रहा है? तो इनकम या प्रॉफिट अर्न करते हैं और लॉस क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। ये देखो, अगर टोटल खर्चे किसी हेड ऑफ इनकम में ज्यादा है इनकम से, तो जितनी अमाउंट से खर्चे ज्यादा है समझा जाएगा उतनी अमाउंट से लॉस को क्या कर लिया है? सस्टेन कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है। जल्दी से इसे रीड करें। भाई ने पूछा आईटीओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्योंकि ये बार बार आना था तो मैंने इसका शॉर्ट लिख दिया आईटीओ। आईटीओ का मतलब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आपकी किताब में अक्सर शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं और आपके बिल्कुल पहले सफे पर जो किताब का पहला सफा प्रीफेस का, उसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे शॉर्टकट्स जो किताब में इस्तेमाल हुए हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा वर्ड मिले तो आप उस प्रीफेज में देख भी सकते हैं। लें सर, टोटल इनकम। यार इनकम दो ही तरह की होती है, एक वो जिस पे टैक्स लगना और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना उसे कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, और जिस पे टैक्स लगना है उसको कहते हैं इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी उस पे टैक्स लगना है। सर वो कहते हैं टोटल इनकम किसके बराबर है? सारे हेड्स ऑफ इनकम में जितनी इनकम आती है प्लस वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना, इसको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगी। जी सर, ऐड करनी है सर। टोटल इनकम का मतलब है हर तरह की इनकम जो आप कमाते हैं वो टोटल इनकम, चाहे उस पे टैक्स लग रहा है। यार दो तरह की इनकम है ना, या उस पे टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, टोटल कर दें। टोटल टैक्सेबल इनकम। हाँ, टैक्सेबल इनकम में क्या करते हैं? टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम को लेस कर देते हैं। अब लेस करना, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं तो फिर टैक्सेबल इनकम आती है। अब दो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। तो सर जी अब जरा मेरी बात तवज्जो से देखिएगा। इनकम होएगी दो तरह की, एक वो जो सब्जेक्ट टू टैक्स है और एक वो जो एग्जेम्प्ट है। इस सबको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल इनकम।
ये टोटल इनकम है। उसने कहा इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स का कि वो किसी ना किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर है, या वो सैलरी है, या प्रॉपर्टी है, या बिजनेस है, या कैपिटल गेन है, या यही कहा है। अच्छा, टोटल इनकम में से क्या करेंगे? आप सबसे पहले एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर देंगे। टोटल इनकम में से क्या करेंगे यार? पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, टैक्सेबल इनकम क्या होती है। वो इनकम जो टैक्स के काबिल है उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। वो इनकम जो टैक्स यानी जिस पर टैक्स रेट लगा देना है उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। वो इनकम जो टैक्स के लिए तैयार हो चुकी है उसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। ठीक हो गया? तो भाई टैक्सेबल इनकम, टैक्स के काबिल इनकम, वो कहता है जाहिरी बात है एग्जेम्प्ट इनकम पे तो टैक्स नहीं लगना, इसको लेस कर देंगे। और उसके बाद क्या लेस करेंगे? लफ्ज लिखा हुआ है डिडक्टेबल अलाउंस, इसको लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या है, और हमारी बाकी डिस्कशन इसके ऊपर है सारी। डिडक्टेबल अलाउंस क्या है? सर जी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है टैक्स क्रेडिट का, क्या होता है? जो टैक्स को कम कर दे, यही है। डिडक्टेबल अलाउंस भी सुन लो, जो इनकम को कम कर दे, जो इनकम को कम कर दे वो डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस से इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाए तो टैक्स कम हो जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यार ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना कि अगर इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स भी क्या हो जाएगा। कौन कौन सी आइटम है डिडक्टेबल अलाउंस में? 4 आइटम। सबसे पहली ज़कात। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट जब किसी चीज में रियायत देना चाहती है, गवर्नमेंट जब किसी चीज में रियायत देना चाहती है तो वो क्या कर देती है? वो टैक्स को कम कर देती है। गवर्नमेंट जब किसी चीज में रियायत देना चाहती है तो वो टैक्स को कम कर देती है। तो ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। जब गवर्नमेंट किसी चीज पर रियायत देना चाहती है तो वो डिडक्टेबल अलाउंस, मैंने भी आपको पहले क्या जुमला बोला? जब गवर्नमेंट किसी चीज पे रियायत देना चाहती है तो टैक्स क्रेडिट दे देती है। हाँ, गवर्नमेंट ने रियायत देने का एक तरीका ये भी है कि वो डिडक्टेबल अलाउंस दे दे। डिडक्टेबल अलाउंस से क्या होता है? इनकम टैक्स क्रेडिट से भी टैक्स कम होता है, डिडक्टेबल अलाउंस से भी टैक्स कम होता है। लेकिन एक तरीका यह कि टैक्स क्रेडिट से डायरेक्टली टैक्स पेबल कम हो जाए और डिडक्टेबल अलाउंस से इनकम कम हो जाए। इनकम कम होगी तो अल्टीमेटली टैक्स कम हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस, ये 4 बातें उसने कही है कि ये डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, यानी ये वो खर्चे हैं जो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। ये इनकम में से माइनस होने हैं तो टैक्सेबल इनकम बनी। सबसे पहला ज़कात। ज़कात का तो आपको पता है एक हुक्म शरई है, अल्लाह का हुक्म है ज़कात दिया करो। वो वाली ज़कात आप अगर देंगे तो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट वाले कहते हैं जो बंदा जितनी ज़कात भी दे दे
अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो वो वाली ज़कात इनकम में से माइनस करने की इजाजत। वर्कर वेलफेयर फंड, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर ना वर्कर्स के लिए फंड बने होते हैं। किसी के घर बच्चा हो गया है, किसी की बच्ची की शादी है, कोई बीमार हो गया है, किसी के घर फौतगी हो गई है, ये सारे मसाइल रूटीन में चल रहे होते हैं। वर्कर के लिए ना एक फंड बनाया होता है कि जब मुश्किल वक्त आ जाए तो उसकी मदद की जा सके, उसको वर्कर वेलफेयर फंड कहते हैं। वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से कोई खर्चा किया जाए, वर्कर वेलफेयर फंड में कोई पैसे दिए जाए तो वो भी इनकम में से माइनस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में भी जो पैसे दिए जाएं वो भी इनकम में से माइनस होते हैं। और एजुकेशनल एक्सपेंस है, एजुकेशनल एक्सपेंस के हवाले से भी जो पैसे दिए जाएं वो भी इनकम में से माइनस होते हैं। इनकी कुछ एड ऑन बातें हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं, आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, डिडक्टेबल अलाउंस में पहले क्या आ गया? ज़कात। ज़कात के बारे में क्या कहा है? ज़कात अगर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत हो तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। अगला जुमला देखना, बड़ा कीमती लिखा हुआ है, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से ज़कात माइनस कर दी तो फिर वो दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। यानी ज़कात अगर एक बार इनकम में से माइनस होगी तो दोबारा इनकम में से माइनस नहीं होगी। यानी उसने कहा है कि अगर ज़कात डिडक्ट हो चुकी है, कहां से? प्रॉफिट ऑन डेट से, जो किस हेड में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में प्रॉफिट ऑन डेट आता है, और प्रॉफिट ऑन डेट में से आपने क्या कर दिया है? ज़कात लेस कर दी है। तो जब प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात लेस कर दी है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो फाइनल फिगर आएगी उसमें से ज़कात लेस होगी। तो जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से ज़कात लेस हो गई है तो जब टोटल इनकम निकालेंगे इसमें से क्या ज़कात दोबारा लेस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? सर एक बार हो तो गया, एक बार अदर सोर्स में से माइनस कर तो दिया, तो दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगा। ये हमारी दूसरी बात। वेयर द अमाउंट ऑफ ज़कात इज मोर देन टोटल इनकम, अगर ज़कात की अमाउंट टोटल इनकम से ज्यादा आ जाए, अगर किसी हेड से माइनस हो गई है तो फिर टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। वैसे किसी भी हेड से नहीं कर सकते। ज़कात टोटल इनकम में से माइनस हो गई। एक बंदा है, उसकी इनकम थी 100 रुपए, उसने देखा जंग के हालात है, उसने 150 रुपए की ज़कात दे दी। अब जाहिरी बात है इनकम में से जब ज़कात लेस करेंगे तो ये उल्टा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। इस लॉस का क्या होगा? क्या कोई रिफंड मिलेगा? नहीं। क्या कुछ कैरिड फॉरवर्ड होगा? वो कहता है कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा और कैरिड फॉरवर्ड भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर अगले साल इनकम थी 500 तो उसमें से ज़कात, ये पिछले साल की ज़कात को एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना ही ज़कात एडजस्ट होगी, ना ही ज़कात अगले सालों में ना ही एडजस्ट हो सकती है, यानी कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगी, ना ही उसका कोई रिफंड मिलेगा। ओ भाई समझ आ रही है? ये है ज़कात की बात।
वर्कर वेलफेयर फंड, वो कहता है वर्कर वेलफेयर ऑर्डिनेंस 1971 के तहत अगर आपने कोई पेमेंट दी है तो वो एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस होगी। अलबत्ता अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर एक से ज्यादा सूबों में ऑर्गेनाइजेशन थी और आपने एक सूबे को दे दिए पैसे, तो वहां पर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। वो कहता है अमाउंट अगर प्रोविंसेस को पे कर दी गई है ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक से ज्यादा सूबों में हो। आपको पैसे सूबों को दे दिए, सूबों को नहीं देने थे पैसे, लेकिन अगर आपने प्रोविंसेस को पैसे दे दिए हैं तो फिर आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। सर वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये बात भी सुन लो, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का कानून है 1968, इसके तहत अगर पैसे दिए होंगे तो इनकम में से माइनस होगा। लेकिन अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है और आपने पैसे सूबे को दे दिए तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। यार हाँ, विफाक को देने थे, आपने फेडरेशन को देने थे, आपने प्रोविंस को दे दिए हैं, तो फिर आपको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। सर ज़कात, WWF, WPPF, जल्दी से पढ़ लें, 3 मिनट आपके पास। सर जी ज़कात, WWF, WPPF, ये तीनों चीजें इनकम को कम कर रही हैं। इनकम में से ये चीजें माइनस होंगी तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। सर समझ आ रहा है जी? चलने दें जी सर। अच्छा जी, आगे चलता हूं। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस, बड़ी तवज्जो से ये जरा देखना, ये जरा थोड़ा सा सीरियस है। अगर कोई बंदा जो इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो उसको एजुकेशनल एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ होगा। अगर कितना, शर्त क्या है? इंडिविजुअल हो। दूसरी शर्त क्या है? कमाई उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से, तो उसे क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। कितना? लोअर ऑफ 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, 60,000 इनटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। असल में गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो बंदा जिसकी इनकम पर मंथ 1.25 लाख से भी कम है, हम उसे सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे चाहिए वो अपने बच्चों को पढ़ाए, और अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो हम उसे क्या देंगे? डिडक्टेबल अलाउंस देंगे। जिस बंदे को डिडक्टेबल अलाउंस मिलता है, इसका क्या मतलब होता है? उसकी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अल्टीमेटली उससे उसका टैक्स कम होगा। गवर्नमेंट कहती है जो बंदा है उसकी इनकम 15 लाख से कम है, पार्टनरशिप के लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, किसके लिए? इंडिविजुअल। इनकम कितनी हो जाए? 15 लाख से कम टैक्सेबल इनकम हो तो उसे मिलेगा डिडक्टेबल अलाउंस। कितना? 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये 60,000 टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लोअर। आओ मेरे साथ, एक बंदा है मिस्टर ए, उसकी टोटल इनकम थी 15,30,000, उसने ज़कात पे की 50,000 रुपए की, टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 14,80,000। उसके 2 बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, ए और बी। ए की फीस 1 लाख साल की, बी की फीस 2 लाख साल की। वो कहता है आप बताइए कि इसको कितना बेनिफिट मिलेगा, इसको कितना डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना? तो पहली तो बात यह है ये इंडिविजुअल है, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी बात यह कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 15 लाख से कम है, तो यस मिलेगा। यहां पर आगे हमने कह दिया यस मिलेगा। तीसरा,
तीसरा, स्टेप नंबर 3 कहता है कितना मिलेगा? 5% ऑफ ट्यूशन फी। टोटल ट्यूशन फी कितनी है? 3 लाख का 5% जी 15। 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम जी 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम कितनी है सर? 14,80,000। इसका कितने परसेंट जी बताइएगा? 3,70,000। 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं? 2। कितना आ गया? इनमें से लोअर कौन सा है? और मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, ये 15,000। ये 15,000 एज डिडक्शन अलाउ होगा। और अगर आपसे कोई पूछे ना कि टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, तो सर 15,30,000 में से आपको ज़कात भी लेस करनी है 50,000, आपको एजुकेशनल एक्सपेंस भी लेस करना है 15,000, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम 14,65,000 आएगी। और मेरा पॉइंट समझ आया है? अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। वो सवाल ये है कि सर जी टैक्सेबल इनकम तो यहां पर भी इसने कहा था, तो भैया फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एजुकेशनल एक्सपेंस टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम में से ज़कात, WWF, WPPF लेस कर दे, जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, ताकि कैलकुलेट किया जा सके एजुकेशनल एक्सपेंस को। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां पर जब आप 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ले रहे थे, तो आपने टोटल इनकम से ज़कात, WWF, WPPF लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम लेनी। समझ गए? कोई हाँ ना करो। ये सब पहली तो बात ये नहीं समझ आई। इन तीनों में से जो लोअर है वो डिडक्ट होगा। लोअर कौन सा है? 15,000। 15,000 माइनस कर दी जी सर। दोबारा बता देते हैं। आपको पता है टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम है कि टोटल इनकम में से ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस माइनस करो। आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे और आपने कहा कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त मुझे एजुकेशनल एक्सपेंस को भी माइनस करना है। लेकिन मसला यह कि एजुकेशनल एक्सपेंस को कैलकुलेट करते वक्त उसने कहा कि टैक्सेबल इनकम का 25%। तो जब आप एजुकेशनल एक्सपेंस को कैलकुलेट कर रहे होगे, तो उस वक्त जो टैक्सेबल इनकम लोगे वो जाहिर बात है एजुकेशनल एक्सपेंस माइनस किए बगैर जो बाकी 3 है वो माइनस करके ले लूंगा। और समझ गए? ये असल बात। अगली बात सुन लो, ये जो आपको ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं ना, ये टोटल फी नहीं है। आप इदारे में जाते हो, आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है, वैन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लाइब्रेरी फंड पे करना पड़ता है, स्पोर्ट्स। ट्यूशन फी का 5% है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो टोटल फी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के जो पैसे हैं। अब आप लोग को तो वैसे सीए में हो तो यहाँ तो वो वाले सारे मसाइल है नहीं, आप तो देते ही सिर्फ ट्यूशन फी है, वरना नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फी और लाइब्रेरी फंड और स्पोर्ट्स फंड और इस तरह के सारे मसाइल भी होते हैं। वो सर समझ आ रहा है? ये सर मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? एजुकेशनल एक्सपेंस में ये सर है। चलूं आगे सर जी? एक एग्जांपल आप कीजिए।
मिस्टर बी है, टोटल इनकम ज़कात जी बताएं मिलेगा या नहीं मिलेगा डिडक्टेबल अलाउंस, और अगर मिलेगा तो कितना, जल्दी से कैलकुलेट करें। सर जी जरा बताइएगा 5% सबसे पहली बात इंडिविजुअल है, यस, कोई हाँ ना करो यारो। दूसरी बात बताओ टैक्सेबल इनकम लेस देन 15 मिलियन है, 15 लाख है, यस। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये जनाब इसे डिडक्टेबल अलाउंस तो मिलेगा कितना, 5% ऑफ ट्यूशन भी कितनी है ये, कितना बन गया 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है, $1,485,000 था, इसका 25% ले लें 371,250। चलो जी 1,80,000 लोअर कौन सा है, ये सर सारी बात आपके साथ कर ली, अलबत्ता एक छोटी सी बात रह गई है, लाइनें 2 लिखी हैं लेकिन है काम की, नोट कर ले, कल यहां से शुरू करना है मैंने, नोट कर ले, ये वाली बात मैं कल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आज यहां पर अपनी बात खत्म करो, जितना पढ़ा रहा हूं साथ साथ पढ़िएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।